स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने लेखांकन परंपरा, लेखांकन अवधारणाएं, लेखांकन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन की परंपराएं, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन, लेखांकन की परंपराएं। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी लेखांकन की परंपरा नहीं है। तो क्या होता है, परंपरा और अवधारणा दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, लेखांकन की परंपराएं केवल ये 4 ही है, बाकी सारी आएगी वो क्या आएगी? लेखांकन की अवधारणा आएगी, कंसेप्ट, और ये है कन्वेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेखांकन की परंपरा का लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था। क्या है लेखांकन की परंपराएं? किसी विषय पर, किसी बिंदु पर या किसी कथन पर सर्वमान्य सम्मति होती है, यानी सर्वसम्मति होती है, जिसको सभी लोग एक समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसी स्वीकृति हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और उसी रूप में हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो ऐसी कथन क्या कहलाती है? लेखांकन की परंपराएं कहलाती है। ठीक है, और लेखांकन की परंपराएं 4 है, जिसमें है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। अब पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा क्या है? देखो, पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब समझने के लिए मैं बताता हूं आपको। आपको पता है कोई भी बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय विवरण, वर्ष के अंत में तैयार करती है। और ये वित्तीय विवरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड बैलेंस शीट। ठीक है, और ये वित्तीय विवरण वो लोग जिनका उस बिजनेस में हित है, वो लोग इनसे सूचना प्राप्त करने चाहते हैं। वो कौन कौन होते हैं? स्वामी भी होता है, लेनदार भी होता है, देनदार भी होता है, ऋणदाता भी होता है, शेयर होल्डर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ग्राहक भी होते हैं, सरकार भी होती है, बैंक भी होती है। वो सब किसी न किसी प्रकार से उस बिजनेस में हित रखते हैं और वो क्या चाहते हैं? उस बिजनेस से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। और उनको दी जाने वाली जो सूचनाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सत्य पर आधारित हो, जिसको हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब सूचनाएं वास्तविक होना, जैसी होनी चाहिए वैसे ही रूप में प्रकट करना, उसमें तथाकथित रूप से व्यक्तिपरकता का गुण नहीं आना चाहिए। व्यक्तिपरकता का मतलब लेखांकन की सिद्धांतों को छोड़कर उसमें अपने सिद्धांत जोड़ देना, ये व्यक्तिपरकता कराती है। लेकिन ये पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा क्या कहती है कि लेखांकन के अंतर्गत जो वित्तीय विवरणों के द्वारा सूचना दी जाती है वो क्या होती है, कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कोई भी तथ्य जो सूचनाओं में देना आवश्यक था वो दिया जाना चाहिए, उसमें किसी तथ्य को अलग से नहीं रखा जाना चाहिए। आया समझ में? अच्छा जी, इसमें एक बात और है, पूर्ण प्रकटीकरण के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि लेखांकन में जैसे कई लोग क्या है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ता हुआ दिखाने के लिए और क्या करते हैं, गुप्त संचय, हिडन रिजर्व का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे अगर हम करेंगे ना तो हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं, हमारे द्वारा प्रकट किया गया लाभ हानि सही रूप से प्रकट नहीं होता। ठीक है, और वो फिर क्या होता है, उन लोगों के साथ धोखा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। अब है महत्वपूर्णता संबंधी अवधारणा। अब एक बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। महत्वपूर्णता की अवधारणा पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा का उल्लंघन माना जाता है। महत्वपूर्णता की अवधारणा किसका उल्लंघन माना जाता है? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। अब कैसे उल्लंघन माना जाता है? क्या है महत्वपूर्णता की अवधारणा?
जिसको इंग्लिश में कहते हैं महत्वपूर्णता को, कन्वेंशन ऑफ द मेटरलिटी। क्या महत्वपूर्ण? ये अवधारणा कहती है कि लेखांकन में उन्हीं लेन देनों को लिखना चाहिए जो उस व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। अब कौन से लेन देन किस व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है? यह है उस व्यवसाय के आकार पर, व्यवसाय की प्रकृति पर और उस वस्तु जो महत्वपूर्ण बता रहे हैं ना उसकी कीमत पर डिपेंड करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं, एक छोटा खुदरा व्यापारी है, उसके लिए छोटी मोटी कीलें महत्वपूर्ण है, वो तो उसका मूल्य दिखाएगा। लेकिन एक बड़ा व्यवसाय जहाँ किलो लो इस्पात का बड़ी बड़ी मशीनें बनती है और टूल्स बनते हैं, वहां पर इन छोटी मोटी किलो का कोई मूल्य ही नहीं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये उल्लंघन कैसे? ये कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण लेन देन है ना उनका लेखा करना चाहिए, जो कम महत्वपूर्ण है उनको हमें अलग से लेखा करने की जगह सेंड्री एक्सपेंसेस उसमें दिखा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपने बिजनेस के लिए एक स्टेपलर, जानते हो पंच स्टेपल करने के लिए स्टेपलर खरीदा। वैसे तो देखो स्टेपलर पर किया गया खर्चा पूंजीगत खर्चा होना चाहिए, क्योंकि स्टेपलर का जो जीवन काल है, उपयोगिता है, वो 1 साल से ज्यादा होती है, इसलिए पूंजीगत है। और अगर ये पूंजीगत है तो फिर इसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, और बैलेंस शीट में दिखाएंगे फिक्स असेट्स हो गए नहीं, तो फिर इसको क्या करना चाहिए, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए। लेकिन स्टेपलर की वैल्यू देखिए कितनी होती है, 50 रुपए 60 रुपए का स्टेपलर होता है। और उसको अगर हम इस प्रकार से छोटी छोटी मदें 50 रुपए 40 रुपए की मदें अगर अलग से संपत्ति के रूप में दिखाते जाएंगे तो हमारा लेखांकन का कार्य काफी विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 50 रुपए दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए स्टेपलर को जो स्टेशनरी का वे होता है या सेंट्री एक्सप्रेस उसके साथ ऐड करके दिखा दो। ये महत्वपूर्णता की परंपरा है। आया समझ में महत्वपूर्णता की परंपरा? ठीक है, एक रूपता की परंपरा। एक रूपता की परंपरा क्या कहती है कि लेखांकन की पद्धति, उसके नियम और सिद्धांत इस प्रकार के होने चाहिए ताकि लेखांकन गतिविधि में एक रूपता बनी रहे। एक रूपता मतलब इस साल जिन लेखांकन रीतियों का आपने प्रयोग किया है वही लेखांकन रीतियां गत वर्ष में प्रयोग की हुई होनी चाहिए, वही लेखांकन रीतियां उससे पीछे वाले वर्ष में प्रयोग की हुई होनी चाहिए, वही लेखांकन रीतियां आगामी वर्ष के लिए प्रयोग की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इन रीतियों में एक रूपता रखेंगे ना तो क्या होगा, हमारे लेखांकन में तुलना करने में सहूलियत रहेगी, आसानी से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और हम बार बार अपने लेखांकन रीतियां नियमों को बदलते रहेंगे ना तो एक तो हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे, दूसरा जो हमारे हित रखने वाले लोग हैं वो कंफ्यूज होंगे और उससे हमारी विश्वसनीयता है ना उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो लेखांकन की रीतियां एक रूपता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं, जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड हैं। जैसे एक तो सरल रेखा पद्धति है जिसको SLM मेथड बोलते हैं, एक है क्रमागत ह्रासपद्धति जिसको डिमिनिशिंग मेथड बोलते हैं। अब आप हमेशा क्रमागत ह्रासपद्धति से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हमेशा उसी से लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हाँ, हमें परिवर्तन की अगर आवश्यकता है, हमारे लेखांकन के लिए जरूरी है तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस परिवर्तन करने के कारण हमारे प्रॉफिट और लॉस पर क्या प्रभाव पड़ा उस प्रभाव का लेखा में दिखाना चाहिए कि हमने ये रीति है वो हमने चेंज की है। डेप्रिसिएशन है, पहले क्रमागत ह्रासपद्धति डिमिनिशिंग मेथड लगा रहे थे और हम अब SLM मेथड यूज कर रहे हैं, तो इस यूज करने के कारण हमारे प्रॉफिट पर ये प्रभाव पड़ा, प्रॉफिट बढ़ा है तो बढ़ा उसको दिखाओ, घटा है तो घटा उसको दिखाओ। अगर ये समायोजन कर देंगे ना तो फिर क्या है, एक रूपता बनी रहेगी। यह है एक रूपता संबंधी परंपरा। अगर रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को कहते हैं कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशनिज्म। क्या होती है रूढ़िवादिता? ये परंपरा क्या कहती है कि किसी भी बिजनेसमैन को
कैसे चलना चाहिए? सावधान होकर, सचेत होकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो लाभ है ना, उनको आवश्यक रूप से बढ़ा हुआ नहीं दिखाना चाहिए, और हानियां है ना, वो अगर है तो दिखानी चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपको लग रहा है कि भविष्य में हमें ये प्रॉफिट होने वाला है, उस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ और आपने उसको प्रॉफिट मान लिया, तो फिर उस प्रॉफिट का भुगतान कहां से करेंगे? अगर उस प्रॉफिट का भुगतान करेंगे तो हमारी पूंजी में कमी आ जाएगी। भुगतान कहां से करना पड़ेगा? पूंजी से करना पड़ेगा, और किसी भी बिजनेस की पूंजी से भुगतान करना बिजनेस के लिए हानिकारक होता है, उसके विनियोजकों के लिए हानिकारक होता है। लेकिन भविष्य की हानियां है ना, हानियों के लिए हम आयोजन बनाना चाहिए, लाभों के लिए आयोजन नहीं बनाना चाहिए, और हानियों के लिए हमें रिजर्व बनाना चाहिए। जैसे हम विभिन्न प्रकार के रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, ठीक है, ये रिजर्व अगर हमें आवश्यकता हो तो बनाने चाहिए, ठीक है। और ये परंपरा क्या कहती है कि अगर कोई संपत्ति हमारे पास में है तो संपत्ति को दो मूल्य होते हैं, एक होता है लागत मूल्य और एक होता है बाजार मूल्य। लागत मूल्य का अर्थ है जिस मूल्य पर आपने संपत्ति खरीदी है, जिस मूल्य पर संपत्ति आपने खरीदी है, और खरीदने के बाद आपने उस पर किराया, टैक्स, मजदूरी ये चुकाए हैं, तो ये सब जोड़कर क्या कहलाती है? उसकी लागत कहलाती है। तो ये कह रहा है कि स्टॉक है ना, उसका मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है ना, उस पर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी परंपरा के अनुसार है? स्टॉक का मूल्य, लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है उस पर दिखाना। कौन सी परंपरा का उदाहरण है? रूढ़िवादी परंपरा का। क्यों? क्योंकि अगर हम बढ़े हुए मूल्य से दिखाएंगे ना, तो पता है क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर में आता है, और सीआर का टोटल बढ़ेगा, सीआर का टोटल बढ़ेगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्चुअल में प्रॉफिट वो है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको जो कम है उस पर दिखाना चाहिए। अगर बढ़े हुए मूल्य से दिखाएंगे ना, तो फिर उस लाभ का भुगतान हम अंशदाता को करेंगे, कहां से करेंगे? लाभ हमें हुआ ही नहीं। शेयर होल्डर तो कह रहे हैं कि लाभ प्रकट हो रहा है, पेमेंट कीजिए, तो पेमेंट कहां से होगा? व्यवसाय की पूंजी से होगा, ठीक है। इस प्रकार ये रूढ़िवादिता की परंपरा है। तो आज हमने लेखांकन की 4 परंपराएं हैं, चारों का अध्ययन कर लिया, और आशा करता हूं आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब भी आप अगर नहीं किया है तो कर दें, और अपने फ्रेंड को मैक्सिमम शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेखांकन की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।